बता दूं कि आपका जो खोटा का जो सिलेबस है, जैसे कि आपने जेएसएससी सीजीएल में देखा है, ठीक है। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैं दिखा देती हूँ सबसे पहले आपको खोटा का जो सिलेबस है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका खोटा का सिलेबस है। आपका गद्य पाठ में 3 दिया गया है, छाहियर, सोंद माटी और खोटा निबंध। पद पाठ में आप देख रहे हैं कि ये 4 है, दामोदरी कोराय, आखिक गीत, खोटा कोट, पैदे खेड़ी और एक मौनी फूल, ठीक है। और इसके बाद आप देख पा रहे हो नाटक में आपका जो स्टार्ट हो रहा है, डा, अजगर, चाबी काटी और उद्वासल कर्ण। तो देखिए दोस्तों, अन्य साहित्य विद्या में पूछा गया ये। तो ये आपका ऐसा मत सोचिए कि ये छोटा सिलेबस है, ये काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है अगर आप पढ़ने को चले तो। अगर अभी तक आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाटक का जो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको नाटक पढ़ना होगा दोस्तों कि वो नाटक एक्चुअली है क्या, और वो नाटक एक कहानी के जैसे ही होती है, तो आपको उसके पात्र जानने होंगे और उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सीरियल के अकॉर्डिंग आपका जो पहला जो नाटक है वो है अंडा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि जो हिंदी भाषी है उनको खोटा डायरेक्टली पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको हिंदी में आपको करा दूँ और जल्दी जल्दी करा दूँ, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपका सिलेबस का एक छोटा सा एक टॉपिक आपका तुरंत कवर अप हो जाए, ठीक है। नाटक है डा। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या बनेंगे, लेखक है सुकुमार जी, ठीक है। और प्रशासक है इसकी मूर्ति, ये पूछे जाते हैं कि प्रशासक मूर्ति देवी भेड्रा नवाडी बोकारो, ठीक है। यहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है। प्रकाशन वर्ष में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 1922 नहीं होगी, ये 1992 होगी दोस्तों, तो इसको हमें आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो प्रथम प्रकाशन इसका 1992 में हुआ था और द्वितीय प्रकाशन जो हुआ है 2009 में हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से ये चारों बात बिल्कुल याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखिए कि मुख्य पात्र से किस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, मैं ये बता देती हूँ। क्वेश्चंस तो बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि पूछेंगे कि डाह जो नाटक है उसमें कितने पुरुष के पात्र कितने हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, तो सबसे पहले तो आप याद रखना होगा कि 8 पुरुष पात्र है और इसमें 2 जो है वो महिलाएं हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 महिलाएं हैं, तो ये नंबर जरूर याद रखिएगा। महिलाएं 2 और 8 पुरुष के पात्र है, टोटल 10 जन है। और यहाँ पे आप एक बार पात्र को देख लीजिए, यहाँ पे पुरुष में है विवेक जो कि शेखर का बड़ा भाई है। शेखर ऑब्वियसली अगर शेखर का बड़ा भाई विवेक है तो शेखर उसका छोटा भाई होगा, क्लियर है। ये दोनों देखिए सेठ खेती प्रसाद जो है वो खेती इंजीनियरिंग फैक्ट्री का मालिक है। ध्रुव सिंह जो है यहाँ पे ध्रुव सिंह होता है, लेकिन खोटा में इसको हम लोग ध्रुव के नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ध्रुव सिंह जो है वो खेती इंजीनियरिंग फैक्ट्री का मैनेजर है। विराट जो है एक चालबाज है। जग्गा जो है वो कारखाना का सुपरवाइज़र है। सिमिलरली गुप्ता जी सरकारी वकील है और बख्शी जी जो है वो दूसरे पक्ष के वकील है, ठीक है। महिलाएँ के बारे में आते हैं तो रचना जो है वो विवेक की पत्नी है, ठीक है। विवेक जो कि शेखर का बड़ा भाई है, आपको यहाँ पे दिमाग में फिर से एक बार रिकॉल करना होगा, ठीक है। अब भावना जो है वो विराट की पत्नी है, जिसके बारे में ये मैंने बताया है कि विराट एक चालबाज है, ठीक है। स्टार्ट ऐसे होते हैं कि और अन्य लोग जो है यहाँ के जो मुख्य पात्र में नहीं आते हैं वो है जज, पुलिस, थानेदार, यहाँ अर्दली चोर, बंटी, मुन्नी, किशनलाल आदि, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे। अब देखिए नाटक कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है और मैं हिंदी में ही ये स्टार्ट करूँगी। देखिए कोर्ट में काफ़ी लोगों की भीड़ थी और मैं जल्दी जल्दी करती हूँ और आप मेरे लिखावट से ज़्यादा आप मेरे आवाज़ को बिल्कुल पकड़िए और मैं स्पीडली ये करवाना चाहती हूँ आपको, ताकि आपके कम से कम समय में आपको चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोर्ट में काफ़ी लोगों की भीड़ थी। दोनों और वकील अपने अपने जगह पर बैठे थे फैसला सुनाने के लिए। सेठ खेती प्रसाद का उनका मैनेजर जो ध्रुव से विवेक की पत्नी आदि बैठे हुए हैं। जज साहब आकर अपने जगह पर बैठते हैं, उनके पास झगड़ा का फाइल रखा जाता है। जज साहब फाइल को देखें और बोले। तो देखिए कुछ इस तरीके से है कि कोर्ट में जैसे कि बहुत सारा भीड़ रहता है, वकील दोनों पक्ष के वकील रहते हैं जो अपने अपने सुनवाई के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। और सेठ खेती प्रसाद जो है, जिनका जो मैनेजर है, जो मैंने पात्र में बताया है कि ध्रुव सिंह, और विवेक की पत्नी, क्योंकि विवेक की हत्या यहाँ पे हुई है।
ठीक है। और मैं बता दूं कि विवेक बड़ा भाई था और शेखर छोटा भाई था, ठीक है। जज साहब आकर अपने जगह पर बैठते हैं और झगड़ा की फाइल को उठा करके देख करके बोलते हैं। जज बोलते हैं कि शेखर कुमार वर्मा को अदालत में लाया जाए। एक सिपाही शेखर को लाता है, कटघरा में खड़ा कर देता है और कसम खिलाता है गीता के हाथ में, जैसे कि होता है, ठीक है। अदली बोलता है बोलो, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरीके से होती ही है। शेखर कसम खाता है। शेखर जज बोलते हैं कि शेखर, मेरे जानकारी के अनुसार तुम कसूरवार हो, मगर क्या तुम्हारे जानकारी अनुसार बड़े भाई का खून हो गया है? तुम्हारी जानकारी अनुसार क्या ये सच है? तो शेखर से कहा जाता है कि क्या तुमने अपने बड़े भाई की यानी कि विवेक की हत्या की है? तो शेखर, सच है सर। जज, इसका मतलब ये भी सच है कि तुम्हारे बड़े भाई की खून कोई और नहीं बल्कि तुम ही किए हो? शेखर मुंह लटकाए चुप रहता है। जज, शेखर, हम जो पूछते हैं उसका तुम जवाब दो। क्या तुम ही अपने बड़े भाई को गोली मारे हो? शेखर फिर भी चुप रहता है, ठीक है। तो सरकारी वकील जो है वो योर ऑनर, दैट इज़ योर ऑनर, आप शेखर के बेकार में कोई सवाल कर रहे हैं। इसके चेहरे से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने ही अपना भाई का खून किया है। आज इसी की वजह से इसकी भाभी विधवा हो गई, इसके छोटे छोटे बच्चे इसी की वजह से आज बीच रास्ते में खड़े हो गए हैं। हम जज साहब से आग्रह करते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो ये शेखर के जो अपोजिट वकील है, जो सरकारी वकील है, वो अपनी दलील पेश करते हैं और बोलते हैं कि ताकि फिर ऐसा मतलब कभी कोई भाई ना कर सके, इसलिए शेखर को जल्द से जल्द सज़ा सुना दी जाए। तो जज शेखर से कहते हैं कि अब तुमसे आखिरी बार पूछा जाता है कि तुमको इस बारे में कुछ कहना है। शेखर फिर भी चुप रहता है, ठीक है। तो सरकारी वकील बोलता है, फिर सनक कर बोलता है कि जज साहब, आप इससे सवाल पूछकर बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सभी गवाह को देखते हुए शेखर ही अपने बड़े भाई का खूनी है और यही यदि बचने का कोई सबूत है तो पेश करे। शेखर रोते हुए, हाँ मेरे भाई कोई सबूत नहीं है, हम ही है खूनी, मैंने ही अपने बड़े भाई का खून किया है। इस तरीके से वो कहता है, ठीक है। हम ही है 2 बार कहता है, ठीक है। तो अब की बार फिर शेखर के जो सपोर्ट में वकील है, वो जो बख्शी साहब है, वो उठते हैं, वो बोलते हैं कि जज साहब के पास 2 बात हम भी रखना चाहते हैं। तो जज बोले कि बोलने की छूट है, ठीक है। तो बख्शी साहब जो है, जो शेखर की तरफ से वकील है, मैं बार बार कहती हूँ, माय लॉर्ड, हम सरकारी वकील गुप्ता जी से यह पूछना चाहते हैं कि जो खून हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है? तो गुप्ता जी बोलते हैं, तो आपके बोलने का क्या मतलब है? बख्शी बोलते हैं कि हमारे कहने का मतलब ये है, बिल्कुल साफ है कि गुप्ता जी, हम बोल रहे हैं कि खून किस चीज़ से हुआ है। तो गुप्ता जी जो है वो सरकारी वकील, वो बोलते हैं कि योर ऑनर, जब एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि शेखर ने बड़े भाई का खून अपने निजी बंदूक से किया है, उसके बाद भी ये सब बात केवल केस को भटकाने का काम कर रहा है। तो बख्शी जी जो है, जो शेखर की तरफ से जो वकील है, वो बोलते हैं, नहीं गुप्ता जी, हमारे ऐसा विचार कभी नहीं है, हम तो गंदे पानी को और साफ करना चाहते हैं योर ऑनर। जबकि सभी सबूत को यह पता चल गया है कि शेखर कुमार वर्मा अपने बड़े भाई का खून किया है, फिर भी वह कुछ सबूत पेश करना चाहते हैं। तो बोला कि सभी को पता चल गया है कि शेखर ने ही खून किया, लेकिन फिर भी हम कोई सबूत पेश करना चाहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? बख्शी जी कहते हैं। जज, अदालत उस सबूत को हाजिर करने के लिए आदेश देता है, ठीक है। तो बख्शी जी एक कागज़ का पुड़िया जज साहब को देते हैं, जिसमें वो बुलेट होता है। तो जज साहब, इसमें तो पिस्तौल की गोली है। तो बख्शी जी कहते हैं, हाँ श्रीमान, ये पिस्तौल की गोली है। उस गोली से विवेक की हत्या हुई थी, जो पोस्टमार्टम के समय उसके शरीर में से निकाला गया है। थोड़ा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखे श्रीमान। जज साहब रिपोर्ट को देखते हैं। जज कहते हैं कि सच में इस गोली से को देखकर दुविधा लग रहा है कि मुजरिम के हाथ में बंदूक था या फिर पिस्तौल, के गोली कहाँ से आया, ठीक है। आखिर ऐसा पिस्तौल किसके पास है? बख्शी, माय लॉर्ड, अब हम इसका पोल खोलते हैं। अब हम एक गवाह पेश करना चाहते हैं जो शेखर के बचाव के लिए काफ़ी है। तो जज, वो कौन है? तो बख्शी, वो है विराट की पत्नी। तो मैंने बताया था कि विराट जो है वो एक चालबाज है। पत्नी देवी, उसी समय भावना को कटघरे में पेश किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी तक जितना भी हम लोगों ने नाटक को पढ़ा है डा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना बन रहा है, ये पहले देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। डा नाटक के लेखक के लागत, दैट मीन्स कौन है? तो आप शुरू में पढ़े, सुकुमार जी इसका सही आंसर है। डा नाटक का पहला प्रकाशन कब हुआ? तो 1992। जिस तरीके से मैंने वहाँ पे 22 को वहाँ पे करेक्शन किया था, दैट इज़ 1992। करेक्शन किया था, दैट इज़ 1992, ठीक है। डा नाटक का दूसरा प्रकाशन कब हुआ? तो मैंने शुरू में ही बताया 2009 में, ठीक है। डा नाटक लेखक के
रवैया कहाँ मतलब जो जो लेखक है सुकुमार जी, वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो यहाँ पे आप याद रखिए भेटरा नवाडी के रहने वाले हैं। ठीक है। मैंने नाटक के शुरू में ही बोला था कि ये पूछे ही जाएंगे कि नारी के कितने पात्र है, पुरुष के कितने पात्र है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है डाह नाटक में कई गो नारी पात्र है, तो 2 तो है। ठीक है। और उसके बाद जो कि एक विवेक की पत्नी है और एक विराट की पत्नी है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है डाह नाटक में कितना पुरुष मतलब मेन जो पात्र है पुरुष के वो कितने हैं। तो मैंने बताया था वहाँ पे शुरू में ही 8 है। ठीक है। उसके बाद बोला कि नारी लोग का क्या क्या नाम है। तो देखिए जो विवेक की पत्नी है उनका नाम जो है वो भावना है। ठीक है। और जो क्या कहते हैं विराट की पत्नी है उसका नाम रचना है। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो जो है वो आगे बेसिस जो बेस्ड जो कहानी आगे बढ़ती है उसके आधार पे है। वीडियो ऐसे काफ़ी लंबी हो रही है। मैं कोशिश करूँगी कि जो आपका नाटक है उसको 2 भाग में लेकर के आऊँ, ताकि आपको एक अच्छा मतलब वीडियो मिले और एक अच्छी पढ़ाई हो सके। कभी कभी होता है कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने की वजह से बहुत लोग मतलब देखते हैं कि अरे ये इतना लंबा वीडियो है, अभी इससे मैं नहीं देख पाऊँगा। लेकिन शॉर्ट टाइम ऑफ वीडियो, क्योंकि ड्यूरेशन कम देखने से ना लोग उसको सोचते हैं कि नहीं चलो ये कम का है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप मतलब आप होता है ना कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो कहीं पे, तो हेडफोन लगा करके ईयरफोन लगा करके हेडफोन लगा करके आप मेरे इसको देख सकते हो और अपने सिलेबस को चलते चलते भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है। तो अभी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद आपको। चैनल आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि अब मुझे ऐसा पता है कि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ और मुझे ऐसा पता है कि देखिए आप खुद ही पढ़ोगे तो वो आपका जो लर्निंग मोड है, आप अगर किसी से सुन के पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहता है ना। तो ऐसे सिंपल लर्निंग से अच्छा आपको ऑडियो विजुअल एड्स से अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो आपके दिमाग में एक अच्छा छाप छोड़ता है, जो काफ़ी टाइम तक आपके दिमाग में रहता है दोस्तों। ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ से स्टोरी को सुन सकते हैं। मैं सभी जितने भी पदखंड और गदखंड की कहानियाँ, पद के भी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और साहित्य से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सभी को लेकर के आऊँगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। ठीक है। और जिन लोगों को पार्ट 2 चाहिए वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल मुझे इससे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों।